वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं आपको बता दूं कि होम साइंस में हम आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। न्यू मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं के लिए बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर होम साइंस के बारे में मैं एक प्रकार से आपको बता रहा था। लगभग हमने 70 क्वेश्चंस के बारे में समझ लिया था। तो उसके बाद वाले जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक प्रकार से यह मॉडल पेपर है, महासंग्राम वीडियो है, जिसमें आप प्रश्नों और उत्तरों को दोनों को देखने का एक प्रकार से काम करते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो बीए चतुर्थ सेमेस्टर में आपको होम साइंस के अंतर्गत आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपके तैयार होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को चर्चा कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करी थी और समझते हुए मैं आगे बढ़ा था। अब हम चर्चा करेंगे, लगभग हमने 70 नंबर प्रश्न तक चर्चा कर लिया था और बाकी लगभग 150 प्रश्न, मतलब कि 150 प्रश्न के आसपास इस वीडियो के अंतर्गत हैं। तो आपको बता दूं कि अभी लगभग उतना ही बचा हुआ जितना हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 70 क्वेश्चंस तक चर्चा कर लिया था। 70 नंबर क्वेश्चंस में क्या था, आपका प्रश्न था कि शिक्षा से क्या तात्पर्य है। इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था कि भाई शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जो कि उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने से और संभावनाओं की पूर्ति में सहायक होती है शिक्षा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न जाहिर सी बात है प्रसार शिक्षा से पूछा जाएगा और शिक्षा को समझने के लिए यहाँ पर ये प्रश्न रखा गया, चूँकि आपको समझना तो मुख्य रूप से प्रसार शिक्षा को ही है। तो प्रसार शिक्षा का अर्थ लिखिए, अथवा प्रसार शिक्षा से क्या अभिप्राय है, अथवा प्रसार शिक्षा से आप क्या समझती हैं, समझाइए। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रसार शिक्षा की बात की जाए तो प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। मनुष्यों के जो मानसिक दृष्टिकोण है उसमें, यानी पॉइंट ऑफ व्यू में, और खास करके उसका जो मेथड है, उस व्यक्ति का पर्टिकुलर यानी पद्धति है, उसमें परिवर्तन लाना एक प्रकार से उद्देश्य होता है किसका, प्रसार शिक्षा का, और जिसके साथ कार्य किया जाए, ठीक है। दूसरी बात, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। यानी कि अगर आपके पास कोई समस्या है या आप किसी समस्या के चंगुल में फंस जाते हैं तो आप खुद ही उससे निकलें, ऐसा सिखाना काम होता है प्रसार शिक्षा का। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगती है प्रसार शिक्षा की ये कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना परम आवश्यक होता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो सबको एक प्रकार से होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक प्रकार से आपका विकास तो होता ही है, साथ ही साथ आपके देश का भी विकास होता है, आपके समाज का विकास होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से इस प्रकार से आपके अंदर भावनाओं को, इस प्रकार से आपके अंदर ज्ञान को भरना, जिस ज्ञान के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को खुद ही सुलटा लें, ठीक है। और इसमें प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का समावेश होता है। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो विद्यालय से बाहर होती है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, खास करके जो अब उनका अध्यापन कार्य समाप्त हो चुका फिर भी वो सीख रहे हैं, तो उसमें प्रौढ़ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा माने जो एक प्रकार से विद्यालय में एक तो होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है, कि भाई हमने बीए किया, फिर एमए करना है, फिर हमको नेट का फॉर्म डालना है, पीएचडी करनी है, उसके बाद में क्लियर होने के बाद जेआरएफ में हो जाए। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ये सब एक क्या है, औपचारिक तरीका है, एक प्रकार से ये क्या है, औपचारिकताएं हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ती। सिलेबस के अंतर्गत जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, इतने समय पेपर देना है। लेकिन कुछ अनौपचारिक शिक्षा होती हैं जो कि एक प्रकार से बिना पेपर के और बिना सिलेबस के होती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा दोनों का समावेश होता है प्रसार शिक्षा में। और यह शिक्षा सामान्यतः प्रौढ़ स्त्री पुरुषों और कृषकों को दी जाती है। कौन सी, प्रसार शिक्षा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रसार शिक्षा के बारे में समझा। डगलस इंसमिंजर महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ना लोगों की विचारधाराओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाना होता है, बल्कि जिनके साथ कार्य किया जाए। तो एक प्रकार से प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, लोगों की विचारधाराओं और व्यवहारों में परिवर्तन लाना, जिसके साथ कार्य किया जाए। तो एक प्रकार से केवल उनमें परिवर्तन लाना नहीं, उनके साथ कार्य भी करना, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि खास करके बात की जाए जो है
केल्से और हरने महोदय ने बताया कि प्रसार शिक्षा को विद्यालय के बाहर उस पद्धति को बताया है जिसमें वयस्क और युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना होता है। तो एक प्रकार से प्रसार शिक्षा की चीज़ें ये हैं। अच्छा, प्रसार शिक्षा के मूल तत्वों में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? तो प्रसार शिक्षा की बात की तो स्थानीय संस्कृति रीति रिवाज का सम्मान करता है। एक प्रकार से प्रसार शिक्षा प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यक्रम को अपनाता है। शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना, सहयोग एवं स्वेच्छा की भावना का विकास, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं, कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना लोगों में, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य भी होता है एक प्रकार से किसका? प्रसार शिक्षा का। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 72 नंबर प्रश्न। आप देखिएगा, प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रसार शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी प्राप्ति के लिए लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं प्रसारकर्ता जो होते हैं वो लोगों के पास जा कर के उन्हें नई पद्धतियाँ यानी नया मेथड बताते हैं और नई नई जानकारियों से अवगत करवाते हैं, जानकारी देते हैं लोगों को। उनकी कार्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं और एक प्रकार से सहायता करते हैं और इसके अलावा समस्याओं का समाधान भी बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये 73 नंबर क्वेश्चन से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आपकी परीक्षा में चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक मॉडल पेपर मैंने दे रखा है ऑलरेडी और एक मॉडल पेपर उसका सेकंड वाला पार्ट वाला अभी नहीं आया है, 1-2 दिन में मैं उसको भी दे दूंगा, ठीक है। और इससे पहले 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रसार शिक्षा मतलब इससे पहले आपने समझा था एक प्रकार से इसका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है आपका। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव कैसे हुआ? तो प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग सन 1873 ईस्वी में किया। कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संबंध में प्रसार शब्द का प्रयोग वोरहीस महोदय ने सन 1894 ईस्वी में किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव ऐसे हुआ। 74 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सर्वोदय कार्यक्रम क्या था? सर्वोदय, सर्व उदय, सर्व प्लस उदय मतलब कि सभी का उदय हो, सभी का विकास हो, ये सर्वोदय का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो सर्वोदय कार्यक्रम बम्बई में गांधी जी की प्रेरणा से चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कृषि की उन्नति करना, इसके अलावा साक्षरता का प्रचार करना यानी कि लोग पढ़े लिखे इसका विकास करना, इसका प्रचार प्रसार करना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना, पंचायतों का विकास, ये सब एक प्रकार से सर्वोदय कार्यक्रम थे, ठीक है। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, सभी का विकास हो ऐसा मानना था। अगला प्रश्न 75 नंबर देखिएगा, प्रसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए अथवा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए अथवा प्रसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रसार शिक्षा की परिभाषा में आप लिख सकते हो कि प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है जिसके साथ कार्य किया जाए। तो ये किसने कहा था? एंस मिंगर महोदय ने कहा था। ये बात ध्यान रखिए, किसने कहा था? एंस मिंगर महोदय ने कहा था। ओके, इंस मिंगर या एंस मिंगर, जिसको मैंने अभी भी परिभाषा इनकी बताई थी, डगलस इंस मिंजर, ठीक है। तो यही है वो। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 76 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के लिए प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है? तो एक व्यक्ति के लिए या इंडिविजुअल की बात की जाए, किसी व्यक्ति के लिए प्रसार शिक्षा का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है व्यक्ति के जीवन में? तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त पक्षों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यवसाय, सामान्य जीवन तथा रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक उपायों की जानकारी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो ये एक प्रकार से प्रसार शिक्षा के द्वारा एक प्रकार से या प्रसार शिक्षा का महत्व है एक दैनिक जीवन में, या एक प्रकार से किसी प्रकार के जीवन में, ठीक है, हर क्षण आवश्यकता पड़ती है प्रसार शिक्षा की, व्यक्तित्व के विकास में भी और व्यक्ति के जीवन में। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के लिए प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है? तो प्रसार शिक्षा का बहुमुखी महत्व है। जीवन के लिए मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इससे लाभान्वित हुआ जा सकता है। व्यक्ति एवं समाज के अतिरिक्त राष्ट्र के लिए भी प्रसार शिक्षा का महत्व होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 78 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके देखेंगे। प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करते हैं
जिससे वह स्वावलंबी बन सकता है मनुष्य। प्रसार के सिद्धांत को कहलाते हैं। प्रसार के सिद्धांत सरल होते हैं, उपयोगी होते हैं, शिक्षात्मक होते हैं, नैतिक होते हैं और प्रजातांत्रिक भी होते हैं। तो एक प्रकार से ये प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 79 यानी 79 नंबर प्रश्न है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले विषयों को लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले विषयों के बारे में लिखें। तो निम्नलिखित विषय हैं इसके। पहला विषय कृषि का प्रसार करना यानी कृषि का विकास प्रचार करना, स्वास्थ्य का प्रसार प्रचार करना, गृह विज्ञान का प्रसार प्रचार करना, पशुपालन या चिकित्सा का प्रसार करना, कृषि यांत्रिकी प्रसार करना, औद्योगिक प्रसार करना, डेयरी का प्रसार करना। तो एक प्रकार से ये सब प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले विषय हैं जो कि आपके समक्ष लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रसार शिक्षा के द्वारा इन सभी का विकास भी होता है और प्रचार प्रसार भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करता है प्रसार शिक्षा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 81 नंबर, देखिएगा। तो प्रसार शिक्षा से एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, इसीलिए बहुत प्रश्न आपको मैं बता दूं कि लगभग यहाँ से आपका 20 नंबर का प्रश्न प्रसार शिक्षा से आता ही आता है। केवल प्रसार शिक्षा क्या अर्थ, परिभाषा, महत्व और उसके तत्व और उसकी विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इन तमाम प्रश्नों को अगर आप समझे रहेंगे तो आने वाले समय में आपको आसानी होगी अपनी परीक्षा में लिखने में। ठीक है, प्रश्न है आपका शिक्षा प्रसार शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख केंद्र सम्मिलित हैं, जैसे कृषि प्रसार केंद्र पहला, दूसरा स्वास्थ्य प्रसार केंद्र, तीसरा गृह प्रसार केंद्र, चौथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार केंद्र, पांचवा कृषि यांत्रिकी प्रसार केंद्र, छठवां है औद्योगिक प्रसार केंद्र और आपका सातवां है डेयरी प्रसार केंद्र। तो ये सब एक प्रकार से प्रमुख केंद्र हैं जो कि प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है। तो एक प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में आ सकता है अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है, नमनीयता का सिद्धांत क्या है बताएं। तो नमनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत जिस प्रवेश स्थान अथवा व्यक्ति के निर्मित कार्यक्रम चलाना हो उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है, साथ ही समय के अनुकूल बदलाव की संभावनाएं भी होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से यही होती है नमनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 83 नंबर प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के दर्शन का क्या दृष्टिकोण है बताएं। तो प्रसार शिक्षा के दर्शन का क्या दृष्टिकोण है? तो प्रसार शिक्षा का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो गंभीर, शांत, व्यवस्थित व कल्याणकारी है। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। तो ये इस प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोण है इसका। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, अंगीकरण प्रक्रिया क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अंगीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के द्वारा किसी नई पद्धति के बारे में सुनने से लेकर के अंतिम रूप से अंगीकार करने तक चलती है। तो ये अंगीकरण की प्रक्रिया है, उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ठीक, कोई नई पद्धति आई तो उसको एक प्रकार से अपनाने की प्रक्रिया अंगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 85 नंबर प्रश्न है, विसरण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो विसरण प्रक्रिया जिसमें नए ज्ञान या पद्धतियां सम्मिलित लोगों तक संचालित की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वह अवगत होकर के अपने में अभिरुचि उत्पन्न करता है तथा परीक्षण के लिए प्रोत्साहित होने पर या होते हुए अंगीकार करने के लिए उन्मुख होता है। तो ये विसरण की प्रक्रिया होती है। विसरण माने होता है एक प्रकार से, विसरण माने क्या होता है कि जैसे कि आप कोई नई पद्धति आई तो उसको सीखने की एक प्रकार से या अनुकरणात्मक चीज़ें करना, ठीक है, या उसकी ओर उन्मुख होना, ठीक है, विसरण प्रक्रिया कहलाती है। या एक प्रक्रिया से या एक चीज़ आप जानते हैं फिर उसमें बदलाव करना हुआ तो नई चीज़ों को एक प्रकार से आप क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया या दूसरी चीज़ों को अपनाते हैं तो ये ऐसी प्रक्रिया जो होती है विसरण कहलाती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की। ठीक है, तो ये हो गया आपका विसरण प्रक्रिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 86 नंबर आप देखिएगा। प्रश्न है, प्रसार तकनीकी से क्या अभिप्राय है बताएं। तो प्रसार तकनीकी वे शैक्षिक तरीके या माध्यम है जिनके द्वारा विचारों या विषय वस्तु का सफल संचार होता है
और इसके प्रयोग से शिक्षार्थियों में प्रेरणा यानी मोटिवेशन उत्पन्न होना आवश्यक होता है, वरन वह सफल तकनीकी नहीं कही जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो प्रसार तकनीकी ये एक प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्रसार शिक्षा की अगर बात की जाए तो सामुदायिक भावना हम की भावना पर आधारित होती है और एक साथ रहने वाले लोगों में आपस में सहानुभूति तथा सहयोग की भावना विकसित हो जाती है और हम की भावना को शक्ति मान करके ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। चूँकि आपको पता होगा जैसे एक समुदाय है कोई, ठीक है, और कोई दूसरा समुदाय है, अगर उन दोनों समुदायों में क्या हुआ कि एक समुदाय का व्यक्ति है और दूसरे समुदाय के व्यक्ति में झगड़ा होता है, तो भले ही गलती अपने समुदाय की होती है, लेकिन हम के भावना के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपने ही समुदाय के व्यक्ति की तरफ से बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से यह हम की भावना होती है। या कभी आप किसी दूसरे शहर में रहें और आपके गांव घर का कोई व्यक्ति आपके यहाँ पहुँच जाए, भले ही उससे आपका बचपन में झगड़ा हुआ हो या कहीं पर झगड़ा हुआ हो, तो फिर उसको जब आप वहाँ पर उस शहर में देखते हैं, अजनबी शहर में, तो आप उसको बुलाते हैं, पानी पिलाएंगे, घर पे बुलाएंगे, अपने रूम पे ले जाएंगे, टहलाएं घुमाएंगे कि आओ भैया तो यह घुमा दी वह घुमा दी। तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती हैं हम की भावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर प्रश्न है, सहयोग का सिद्धांत क्या है। तो प्रसार कार्य के पीछे ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की भावना निहित है। प्रसार कार्यक्रम सरकारी सहायता के साथ लोगों के कार्यक्रम है। सामाजिक उन्नति हेतु सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग व सहायता करनी चाहिए। तो सहयोग का सिद्धांत ये है कि भाई एक दूसरे का प्रसार कार्यक्रम में सहायता करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 89 नंबर प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता किसे कहते हैं। तो प्रसार कार्यों को संपन्न करने के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में तो वह जिससे वास्तव में प्रसार कार्य को अपनाना होता है तथा दूसरा पक्ष वह होता है जो प्रसार कार्यक्रम को अपनाने के लिए जनसाधारण को प्रेरित किया जाता है। प्रसार कार्यक्रम के संदर्भ में इस व्यक्ति को ही हम प्रसार कार्यकर्ता करते हैं, जो कि एक प्रकार से उस कार्यक्रम को प्रसारित करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 90 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामान्य रूप से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। बताएं किसके द्वारा निभाई जाती है सामान्य प्रसार कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका ग्राम सेवक जो होता है वो निभाता है, प्रसार अधिकारी निभाता है, खंड विकास अधिकारी निभाता है, गृह वैज्ञानिक या फिर किसी प्रसार विशेष द्वारा निभाई जाती है। एक प्रकार से समान रूप से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 91 नंबर प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता के दो गुण दो गुण या विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं, पहला गुण या विशेषता ये है कि प्रसार कार्यकर्ता को संबंधित क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का समुचित ज्ञान होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि प्रसार कार्यकर्ता में ग्रामीण परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता एवं योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से प्रसार कर पाएगा किसी भी चीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 92 नंबर प्रश्न है, विषय विशेष के दो विशिष्ट कार्य बताइए। तो विशिष्ट कार्य के दो एक प्रकार से जो कार्य है, दो विशिष्ट कार्य है खास करके विषय विशेष के, वो क्या है भाई। तो पहला तो है कि कार्यक्रम की योजना स्थानीय साधनों को देखते हुए, एक प्रकार ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए बनाना चाहिए और उसे चलाना और उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, खास करके स्थानीय साधनों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात, विषय का मूल्यांकन करना तथा सूचना को भेजना यानी प्रेषित करना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है विषय विशेष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 93 नंबर प्रश्न है, ग्राम में स्तर के अधिकारी के दो विशिष्ट कर्तव्य बताइए। तो विशिष्ट कर्तव्य जो होते हैं खास करके ग्राम्य विकास अधिकारी के, वो या ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते हैं, पहली बात तो लोगों को दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित सभी सलाह देना सबसे पहला काम होता है ग्राम्य स्तर के अधिकारी का। दूसरा अधिकार ये होता है, कार्य होता है उनका कि ग्रामीणों के सभी प्रकार के विकास का अध्ययन करना। ठीक है, और ख़ास करके उनको बताना भी कि एक प्रकार से विकास आपका कैसे हो सकता है और उसके बारे में पढ़ना, सबसे पहले उसके बारे में जानना कि ग्रामीण क्षेत्रों का या ग्रामीण लोगों का विकास हम कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो
तो सामुदायिक विकास से तात्पर्य है कि समुदाय के लोग अपने ही प्रेरणा और सहयोग से अपने समुदाय के विकास के लिए कार्य करें, तब वह कार्यक्रम सामुदायिक विकास कहलाएगा। और जो कार्यकर्ता जनता में प्रेरणा यानी मोटिवेशन, सहयोग यानी कोरिलेशन, इसकी भावना विकसित करके क्रियात्मक रूप देने का कार्य करेगा, वही सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की धुरी माना जाएगा। तो एक प्रकार सामुदायिक विकास से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आने वाले, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता किसी प्रकार की कोई है नहीं। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्य शिक्षण किन बातों पर निर्भर करता है? तो सामुदायिक विकास कार्य जो होता है शिक्षण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो शिक्षक कैसा है उस पर निर्भर करता है सामुदायिक विकास कार्य शिक्षण, ठीक है, कि शिक्षक कैसा है, टीचर कैसा है। दूसरी बात, शिक्षा प्राप्तकर्ता कैसा है, यानी जो शिक्षा प्राप्त करने वाला यानी स्टूडेंट जो है, अब स्टूडेंट ही बोला जाएगा, चाहे वो प्रौढ़ व्यक्ति हो, चाहे वो महिला है प्रौढ़, चाहे महिला मतलब पुरुष प्रौढ़ व्यक्ति है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति, तो उसको स्टूडेंट ही बोलेंगे हम। तो शिक्षा प्राप्तकर्ता जो है यानी कि एक शिक्षक है जो कि एक प्रकार से बता रहा है प्रसार कार्यक्रम के बारे में, वो एक जो सुन रहा है उसको प्राप्त कर रहा है, तो वो तीसरा होता है उपलब्ध साधन, यानी कौन कौन से साधन आपके पास उपलब्ध है पढ़ाने के। जैसे मान लेते हैं कि आजकल तो प्रसार कार्यकर्ता के पास बड़ी सारी सुविधाएं हैं लोगों को बताने की और लोगों को समझाने की, तो उस उपलब्ध साधन क्या क्या है इस पर भी एक प्रकार से निर्भर करता है सामुदायिक विकास कार्य शिक्षण, ठीक है। चौथी बात है भौतिक वातावरण कैसा। तो इस प्रकार से ये चार चीज़ें एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण होती है जिन पर निर्भर करता है सामुदायिक विकास कार्य शिक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका 96 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए किन दो गुणों का होना आवश्यक है? तो पहला गुण तो ये कि प्रसार कार्यकर्ता को अपने उद्देश्य, अपने संदेश और उन्हें प्रस्तुत करने की जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये आवश्यक है कि उसे लोगों के कल्याण के लिए जो संदेश या जो उद्देश्य है उसको लोगों के कल्याण के लिए अपने संदेश को लाभप्रद बना करके संचार प्रक्रिया, संचार मार्ग और उनमें सुधार ला करके लोगों में रुचि जागृत करना चाहिए। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए दो गुण हैं जो कि मैंने बताए। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर प्रश्न है कि प्रसार कार्यकर्ता की दो भूमिका लिखिए। तो प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, पहली भूमिका तो ये है कि प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण समुदाय के सहयोग और सहकारिता को बढ़ावा देने वाले अभिकर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका ये होती है कि प्रसार कार्यकर्ता को एक सामाजिक सांस्कृतिक नेता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। ये दो भूमिकाएं निभानी पड़ती है एक प्रसार कार्यकर्ता की, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है प्रसार कार्यकर्ता के लिए कोई दो सावधानियां लिखिए। तो सावधानी, पहली सावधानी ये है कि प्रसार कार्यकर्ता को विवाद या बहस से बचना चाहिए, सबसे पहली बात। अपने विचारों को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत अवश्य करें, परंतु लोगों के विचारों को एकदम गलत ना कहें, ठीक है, कि आप कुछ नहीं जानते और मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ आप गलत हो, सरासर ये मत कहें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी चीज़ का बखान कर रहा होता है तो दूसरी चीज़ की बुराई करके होता है कि भाई हमने दूसरी की बुराई कर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा एक प्रकार से हमारा ब्रांड ऊपर उठ गया। जैसे दो ब्रांड मार्केट में है तो आप करो क्या कि दूसरे की बुराई फैला दो, तो आपका ऑटोमेटिक, आपका चाहे बुरा ही प्रोडक्ट है तो आपका बिकने लगेगा। तो एक तो ये होता है एक प्रसार कि भाई इस प्रकार से करें। एक दूसरा ये होता है कि आप सामने वाले की बुराई ना करें और अपनी अच्छाइयों के माध्यम से उसके आगे निकल जाएं, तो ये होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि भाई वो गांव वालों की या फिर जिसको समझा रहा है, जिसको पढ़ा रहा है, या टीचर को कभी ये नहीं चाहिए कि एक प्रकार से बच्चों की विचारधारा को, या स्टूडेंट जब बड़े हो जाते खास करके, तो टीचर आप देखते हैं वो बोलते, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़िएगा, जैसे कि मैं BHU में जब पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या होता है, जब MA वगैरह आप करिएगा तो वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं एकदम से आपके साथ दोस्तों ऐसा पढ़ाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि भाई जैसे कि आपकी विचारधारा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पर विचारधाराएँ ही चलती हैं, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई वामपंथी है, ठीक है, कोई दक्षिणपंथी है। तो एक प्रकार से क्या होता है, तमाम सारे विचार आपको मिलेंगे, तो उन्हीं वैचारिक दृष्टिकोण और वैचारिकता में ही पूरी क्लास आपकी निकल जाएगी।
पढ़ाई होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें, लेकिन पढ़ाई के बीच में वैचारिकता टीचर की घुसी रहती है और उसी में बच्चों की भी वैचारिकता होती है और बाद में यही सब होता है कि भाई फलाने टीचर मार्क्सिस्ट है, फलाने टीचर वामपंथी है, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें होती है। फलाने टीचर दक्षिणपंथी है, या वो भगवान का पक्ष ज़्यादा लेता है, और ये या फिर वो टीचर भगवान की बुराई करता है, या वो एक प्रकार से मुस्लिमों की बुराई करता है, वो हिंदुओं की बुराई, वो सिखों की, वो मराठों की। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ये सब वैचारिक दृष्टिकोण आपको ज़्यादा दिखेंगे जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप घुसेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता को ये चाहिए, सबसे पहली सावधानी उसको ये बरतनी चाहिए कि उसको किसी विवाद या बहस से बचना चाहिए। अपने विचारों को रखे, अपने विचारों को सरल और स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करे, लेकिन उनके विचारों की रिस्पेक्ट भी करे। ऐसा नहीं कि अपने विचारों को थोपने के चक्कर में उनके विचारों को एकदम से नेगलेक्ट कर दे, तो इससे सामने वाले पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आप जो बताना चाह रहे हो उसको भी वो एक प्रकार से सामने नहीं करेगा, मतलब उसको एडजस्ट नहीं करेगा या उसको नहीं मानेगा जो आप बता रहे हो। जब आप उसके विचारों से एग्री नहीं कर रहे तो आपके विचारों से क्यों एग्री करेगा, आप कोई भी कितने बड़े अधिकारी हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्रसार कार्यकर्ता को विनोदी प्रवृत्ति बनाए रखना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से हंसी मजाक टाइप का कुछ ऐसे माहौल, विनोद टाइप का माहौल, यानी कि ऐसा ना लगे बोरियत या ऊबिंग टाइप का कुछ हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई व्यवस्था हो ताकि क्या हो कि लोगों का मन भी लगा रहे और लोग हंसी खेल में उसको समझ सके और जान पाएँ, ठीक है। आगे देखिए, जैसे खान सर आप देखते हैं किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हंसी मजाक करके पढ़ाते, कितने फेमस टीचर हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं, सबसे अच्छे टीचर हैं, आप देखते ही हैं। आप में से सभी लोग जानते होंगे खान साहब को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता की 2 योग्यताएं बताइए। क्या योग्यताएं होती हैं? तो प्रसार कार्यकर्ता की पहली योग्यता ये है कि प्रसार कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होती है और उसे सामुदायिक विकास से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। तो 2 ये हो गई। और अगली है ये कि प्रसार कार्यकर्ता को उत्साही एवं कर्मठ होना चाहिए ताकि एक प्रकार से उत्साह बढ़ाए लोगों का भी और खुद भी उत्साहित हो। अगर खुद उत्साहित नहीं होगा तो फिर एक प्रकार से लोगों को कैसे उत्साहित कर पाएगा, तो ये जरूरी है उसको खुद भी उत्साहित होना और कर्मठ ही होना। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न है, एक बार सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई, और आप लोग हमारी बहनें जो जुड़ी हुई हैं वो भी लाइक कर दीजिए। बहुत ही एक प्रकार से मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो को बनाने में, तो आप सभी लोग अगर थोड़ा समय अपने जीवन का समय निकाल करके 1 घंटे अब हमारे जीवन का आपके लिए समर्पित है पूर्ण रूप से, तो अब आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अगर मेरा मुझे भी एक प्रकार से अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग लाइक करते हो और वीडियो रिकमेंड भी होती है जब आप लाइक करते हो। तो आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास अपने, तो अच्छा रहेगा जितना ही, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका 100 नंबर, प्रबंधकर्ता के 2 प्रमुख कर्तव्य लिखिए, फटाफट से आप बताइएगा। तो कर्तव्य क्या है प्रबंधकर्ता के? पहला कर्तव्य ये है कि प्रत्येक प्रबंधकर्ता का यह कर्तव्य है कि अपने अपने क्षेत्र की उपयुक्त दशा के कार्यक्रम नियोजित करें। दूसरा, अन्य राजकीय तथा व्यक्तिगत संगठनों से अपने संगठन का संबंध बनाए रखना और उनसे अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना भी प्रबंधकर्ता का कर्तव्य होता है। प्रबंधकर्ता मतलब जो मैनेजमेंट वाले टीम के लोग होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे कोई प्रसार कार्यक्रम करना है आपको, तो उसमें एक तो प्रसारकर्ता होता है जो कि फैलाता है, प्रसार कार्यकर्ता में सभी लोग आ जाते हैं, उसमें प्रबंधकर्ता भी होता है जो कि एक प्रकार से मैनेज करता है सबको, ठीक है, या उसको एक प्रकार से मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 101 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया के प्रतिमानों के नामों की व्याख्या कीजिए। तो अरस्तु मॉडल, केनेथ ब्रूफ मॉडल, बीबर मॉडल, इसके अलावा बेसले मैकीन मॉडल, बर्लो मॉडल और लीगन्स मॉडल, ये सब संचार प्रक्रिया के प्रतिमान हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसार शिक्षा में विधि एवं तकनीक, यानी कि एक प्रकार से मेथड एंड टेक्निक की सूची बनाइए अथवा प्रसार शिक्षण विधि को वर्गीकृत कीजिए। तो प्रसार शिक्षा की विधियाँ, सबसे पहली विधि संपर्क विधि, ठीक है, एक दूसरे के सामने जा करके आप उसको सब मिल करके अच्छे तरीके से बताएं। दूसरा है टेक्निक के माध्यम से एक प्रकार से प्रसार करें। तीसरा है श्रव्य, यानी कोई श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे कि मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार प्रसार करके आप प्रसार कार्यकर्ता के जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो ये सब एक प्रकार से होती विधियाँ।
संपर्क विधि की बात की तो संपर्क विधि इससे व्यक्तिगत विधि भी होती है मिल करके। सामूहिक संपर्क होता है कि तमाम सारे लोग बैठे और उसके बीच में जा करके प्रसार कार्यक्रम करना। तीसरा बात सामुदायिक संपर्क, तो सामूहिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत ये संपर्क विधियां हैं। इसके अलावा प्रसार तकनीकी की बात की जाए तो प्रसार तकनीकी में प्रत्यक्ष संपर्क, सामूहिक वार्ताएं, प्रदर्शन, सामान्य सभाएं, मेला, प्रदर्शनी लगा करके, प्रतियोगिता करवा करके, जुलूस निकाल करके, तो ये सब प्रसार करने के एक प्रकार से कई तरीके हैं और कई सारी तकनीकी जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षण विधि को एक प्रकार से प्रसार शिक्षण विधि को वर्गीकृत या कैटेगराइज करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलने वाले किन्हीं 5 कार्यक्रमों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता ही रहता है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि जो प्रसार कार्यकर्ता 5 कार्यक्रम हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलाए जाने वाले, वो कौन कौन से हैं। देखिए, तो पहला है आपका सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद यानी ICSSR जिसको कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद पहली। दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRI IRDP। ओके, और तीसरा है आपका केयर को CARE ही बोलते हैं। इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये इसको FAO बोलते हैं। और इसके अलावा पांचवा है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं। छठवा है आपका महिला समृद्धि योजना जिसको MSY बोलते हैं। तो ये सब गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद ICSSR और IRDP और केयर, ठीक है, FAO, इसके अलावा WHO, MSY, ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलाए जाने वाले 5 कार्यक्रम हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 104 नंबर प्रश्न है, प्रशिक्षण के अर्थ बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे प्रशिक्षण का अर्थ। तो प्रशिक्षण का अर्थ उस प्रकार की शिक्षा देने से है जो उसे शिक्षार्थी के रूप में उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक हो। यह परिवर्तन उसकी बुद्धि में हो सकता है, उसके स्किल यानी कौशल में, उसकी समझदारी में, उसके विश्वास में, उसके ज्ञान में और उसके दृष्टिकोण के संदर्भ में होता है, जिसमें वह अपने कार्य में दक्षता यानी कि एक प्रकार से महारत प्राप्त करता है और वह प्रसार कार्यक्रम उपयुक्त प्रकार से करने के योग्य हो जाता है। तो ये प्रशिक्षण का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 105 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण की परिभाषा दीजिए। तो प्रोफेसर मिलन महोदय कहते हैं प्रशिक्षण की परिभाषा को देते हुए, कहते हैं कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जो कार्मिकों में उनकी उपयुक्त आदत, क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण को इस प्रकार से विकसित करे कि वे अपने वर्तमान तथा भविष्य के कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने के योग्य बन सके। इसमें कार्य संपादन में बताने, दिखाने, दिशा दर्शन आदि सम्मिलित होता है। तो प्रशिक्षण का सीधा सा मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको आप टेक्निक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो होता है उसी को प्रशिक्षण बोलते हैं। तो ट्रेनिंग एक प्रकार से होता है, किसी भी आप जॉब में जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताया जाता है कि भाई आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है और आपका जिससे वर्तमान और भविष्य प्रभावकारी ढंग से आपका बीते। ठीक है, जब शुरुआत में किसी की नौकरी लगती है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 106 नंबर प्रश्न है, प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं बताएं। तो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को तत्कालीन कार्य करने के लिए योग्यता एवं क्षमता प्रदान करना। यदि कोई परिस्थिति में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य लाया जाना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान होना उन्हें ज्ञान देना, इसी को बोलते हैं प्रशिक्षण और यही उद्देश्य होता है प्रशिक्षण का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 107 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, सिलेबस। तो पाठ्यक्रम आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है जो मूलतः लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ दौड़ के पथ से है, किसका, पाठ्यक्रम का। ओके, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 108 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम की परिभाषा दीजिए। तो एंडरसन महोदय पाठ्यक्रम की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि स्कूल और शिष्यों के द्वारा शिष्यों के लिए प्रदत्त समग्र पर्यावरण की अंतःक्रियात्मक शक्तियों की समग्रता के रूप में पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम के प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत क्या हैं बताएं। तो शैक्षिक सिद्धांत की अगर बात की तो पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभेदों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम का आशय होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए पाठ्यक्रम।
विद्यार्थी जिसको एक प्रकार से अच्छा लगे विद्यार्थियों को पढ़ने में और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो, अच्छा लगे, मतलब उनके लिए ठीक हो, उनके भविष्य के लिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्रमिक चरणों में परिपक्वता की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम संतुलित होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये पाठ्यक्रम को लेकर के कुछ शैक्षिक सिद्धांत जो मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 110 नंबर, परियोजना चक्र क्या है बताइएगा, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परियोजना चक्र की बात की तो परियोजना विभिन्न प्रकार के छात्रों की विकास की दृष्टि से बनाई जाती है, जैसे सरकार के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना, ये सब परियोजना चक्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संचार से क्या तात्पर्य है। संचार क्या है भाई, तो संचार की अगर बात की जाए तो संचार से तात्पर्य अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्वसामान्य बना करके दूसरों के साथ बांटना ही क्या कहलाता है, संचार या एक प्रकार से कम्युनिकेशन। ठीक है, ये समझ रहे बातें ना, तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी प्रकार से आप लोग समझने का भी अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। संचार का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सामने वाले तक पहुँचाना और सामने वाले के विचारों को अपने तक पहुँचाना, मतलब अपने तक जानना, मतलब उनके विचारों को खुद जान लेना और आपके विचारों को उन तक पहुँचाना। ठीक है, ये संचार होता है। संचार कई माध्यमों से होता है। संचार के तत्वों के नाम बताइए। सबसे पहला बात तो संचारक है, एक संचार भेजने वाला। दूसरा संदेश जो कि एक प्रकार से भेजा जाता है। तीसरा संचार का माध्यम, संचार किसके द्वारा भेजा गया, मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया गया है या एक प्रकार से मैसेज किया गया है या व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजा गया है या फेसबुक पर एक प्रकार से मैसेंजर से बात हुई है या एक प्रकार से अन्य जगह पर इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई है। तो एक प्रकार से किस माध्यम, यानी संचार का माध्यम क्या है, पत्र लिखा गया है, जीमेल भेजा गया है। ठीक है, या एक प्रकार से प्राप्तकर्ता कौन, तो प्राप्तकर्ता सबसे पहला तत्व होता है संचारक, यानी कि एक प्रकार संचार को भेजने वाला। दूसरा संदेश, यानी जो लिखा हुआ उसमें जो मटेरियल लिखा वो। तीसरा किस माध्यम से भेजा जा रहा है। चौथा किसके पास भेजा जा रहा है, तो कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, किससे भेज रहा है और किसको भेज रहा है। ये होते हैं संचार के तत्व। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 113 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है 113 नंबर, प्रश्न है कि संचार की विधियां बताइए। संचार की विधियां, आमतौर पर संचार विधियों को सरलता के उद्देश्यों से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संस्थागत संचार विधियां, दूसरा असंस्थागत संचार विधियां। तो ये संचार की एक प्रकार से दो विधियां मुख्य रूप से हैं। कौन कौन सी, पहला तो संचार संस्थागत संचार की विधियां, दूसरा असंस्थागत, यानी तो संस्था के द्वारा संचार विधियां होती हैं और एक असंस्था के द्वारा, यानी बिना संस्था से ही संचार किया जाता है। तो एक प्रकार से ये दो हो गई। अगला क्वेश्चन से आपका 114 नंबर प्रश्न है, पहला गृह विज्ञान महाविद्यालय बताएं कब स्थापित हुआ, किसने किया। तो पहला गृह विज्ञान महाविद्यालय महाराज सैयाजी महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1920-21 में ईस्वी में एन गिल क्रिस्टने ने करी थी, जो है प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, अनुपरीक्षण क्या है। तो यह परीक्षण जो होता है अनुपरीक्षण, यह शिविर का अंतिम चरण होता है, जिसमें सहभागियों की प्रगति जानने के उद्देश्य से पत्र व्यवहार या लिखित सामग्री के द्वारा व्यक्तिगत मुलाकात करके तथा वार्षिक बैठक बुला करके संपर्क स्थापित किया जाता है। तो ये है अनुपरीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 116 नंबर प्रश्न है, संचार की परिभाषा दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो प्रोफेसर I.P. तिवारी जी कहते हैं संचार की परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं भाई कि संचार जो है क्या है, संचार जो है आपका जीवन की क्रिया है और संचार के अभाव में जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है और संचार के साथ प्रारंभ होता है, मतलब संचार जो होता है जीवन के साथ प्रारंभ होता है और जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। संचार मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में खास करके तथा समाज में उसे यथोचित स्थान दिलाने में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संचार के द्वारा क्या होता है, संचार के द्वारा क्या होता है, मनुष्य एक प्रकार से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता, चाहे वो उसके आस पड़ोस का हो, चाहे वो एक प्रकार से किसी दूर दराज एरिया का हो, चाहे किसी दूसरे देश का हो, चाहे विदेश का हो। ठीक है, तो संचार की एक प्रकार से इस प्रकार से आप परिभाषा दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 117 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार संचार के कितने तत्व होते हैं। तो अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व होते हैं। पहला होता है वक्ता,
दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है श्रोता। यानी एक तो वक्ता है जो कि बोलने वाला है, दूसरा होता है क्या बोल रहा है वो, और तीसरा होता है किससे बोल रहा है यानी कौन सुन रहा है। तो एक प्रकार से ये होते हैं 3 तत्व, ठीक है, अरस्तु ने कहा संचार के, ठीक है। और इन तीनों तत्वों का संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। और वह व्यक्ति जो बोलता है, वह बात या अभिभाषण जो प्रस्तुत किया जाता है, वह श्रोता या श्रोतागण जो उसे सुनते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से 3 चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रकार से संचार में हमेशा होती हैं, और ये बिना इन चीज़ों के संचार नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है संदेश की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता ये है कि संचारक द्वारा प्रेषित यानी संचारक यानी जो संचार भेजने वाला है वो, उसके द्वारा जो भेजा गया संदेश है उसको समझने में स्पष्ट और अनुकरण में सहज होना चाहिए, यानी कि उसको अपनाने में या उसको समझने में सहज होना चाहिए, कोई भी संदेश हो। दूसरी बात, संदेश के द्वारा बताई गई विधियाँ या कार्य खर्चीले नहीं होने चाहिए। तो एक प्रकार से संदेश की 2 विधियाँ मतलब 2 विशेषताएँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएँ हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बताएंगे। 119 नंबर प्रश्न क्या है, संचारक के गुण बताइए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बताइए संचारक के गुण। तो संचारक का पहला गुण है विषय का ज्ञान होना चाहिए उसका, जिस विषय में संचार दिया जा रहा है तो सबसे पहले संचारक का विषय एक प्रकार से क्या है, जो भाषण है उसका, तो उसको जानना परम आवश्यक है, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरा संचार कौशल भी आपके पास यानी भेजने की कला, लिखने की कला होनी चाहिए और बोलने की, ठीक है। तीसरी बात, संचार माध्यम क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए आपको, जो भी संचार माध्यम है उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात है रुचि, यानी उसमें रुचि भी होनी चाहिए संचार माध्यम में। तीसरी बात, अभिवृत्ति भी एक प्रकार से होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों होना चाहिए। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। तो संचारक के ये कई सारे गुण हैं जो कि होने चाहिए उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है संचार का क्या महत्व है। तो आज जितनी भी मानवीय अंतःक्रियाएं हो रही हैं सब संचार की ही देन है, चाहे यह व्यक्तिगत स्तर पर हो संचार मतलब कि जो अंतर्क्रियाएं हैं, चाहे सामूहिक स्तर पर हो, चाहे देश विदेश स्तर पर हो। सही संचार प्रक्रिया से हम हर स्तर की उत्पन्न विसंगतियों को दूर कर सकते हैं। आप देखते हैं अगर आप कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप वहां उनको देख पाते हैं, और आप यहां अपने घर में बैठ करके किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वो दुबई में रह रहा है, चाहे अमेरिका में, चाहे लंदन में, कहीं पर रह रहा है, ठीक है। तो हर जगह पर एक प्रकार से आप देखते रहे होंगे कि ये वीडियो कॉलिंग हो चुकी, तो एक प्रकार से ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी एक संचार का माध्यम ही है। अगला क्वेश्चन से 121 नंबर प्रश्न है, संचार विधियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो संचार विधियों को सरलता के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए 2 भागों में उसको बांटा गया है। पहला तो संस्थागत संचार विधियाँ, दूसरा असंस्थागत संचार विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 122 नंबर प्रश्न है, संस्थागत संचार विधियाँ कौन कौन सी, फटाफट से आप बताइएगा। संस्थागत संचार विधियाँ कौन कौन सी भाई, जैसे रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, समाचार पत्र है, प्रदर्शनी, भ्रमण, बुलेटिन्स, अन्य लिखित साधन जो है, या बुकलेट हो गया, पत्रिकाएं हैं, पोस्टर है, सीरियल है, अध्यापक है, कृषि महाविद्यालय है एवं विश्वविद्यालय है, प्रसार अधिकारी है, व्यावसायिक एजेंसियां हैं, टेलीफोन है। तो इन सभी के माध्यम से जब आप कोई बात किसी दूसरे को बताते हैं, सुनाते हैं या सुनते हैं, इन सभी के माध्यमों के से आप खुद बात को या एक दूसरे को बताते हैं किसी इन सभी माध्यमों में से, तो संस्थागत संचार की एक प्रकार से विधि है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, असंस्थागत जो प्रसार की विधियां उनमें क्या शामिल है। तो अनौपचारिक बातचीत, जैसे कि पारिवारिक सदस्य आपस में बातचीत करते हैं बगल बगल खड़े होकर के, तो वो। दूसरा है मित्र, यानी मित्र से आप बात करते तो वैसे बिना मोबाइल फ़ोन से, वैसे पड़ोसी से बात करते हैं, स्थानीय नेता से बात करते हैं, खेल के कि आप साथ में खेल लेते हो तो उससे बात करते हैं, किसी व्यक्ति से, अपने साथी से, दुकानदार से सौदा लेने जाते तो बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से असंस्थागत संचार की विधियाँ हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 124 नंबर प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विकास को किन यंत्रों के द्वारा संपादित किया गया है, बताइएगा। तो कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विकास को खास करके मुख्य रूप से 3 यंत्रों के द्वारा संपादित किया गया है। पहला तो ज्ञान उत्पादक यंत्र मतलब ज्ञान उत्पादक तंत्र, दूसरा ज्ञान विस्तारक तंत्र, और तीसरा ज्ञान उपयोगी तंत्र। तो ज्ञान के लिए उपयोगी तंत्र कौन कौन से वो, और ज्ञान विस्तारक यानी ज्ञान का विस्तार करने वाले तंत्र, और तीसरा आपका होता है ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तंत्र, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकास प्रक्रिया इन 3 यंत्रों का द्वारा संपादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 125 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विसरण प्रक्रिया में क्या अभिप्राय है, या विसरण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, फटाफट से आप बताइएगा।
विसरण प्रक्रिया क्या होती है? तो विसरण प्रक्रिया जिसमें नए ज्ञान या नई पद्धतियाँ संबंधित लोगों तक संचालित की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह उससे अवगत होकर के अपने में अभिरुचि उत्पन्न करता है तथा परीक्षण के लिए प्रोत्साहित होते हुए अंगीकार करने के लिए उन्मुख होता है। यानी कोई विचारधारा, कोई नई गतिविधि है जिसको नहीं जानता है और जिसको जानने का प्रयास करता है कि भाई ये चीज़ हमको जाननी चाहिए, तो उसका अनुकरण करता है। तो एक प्रकार से नई चीज़ों की ओर अग्रसर होना एक प्रकार से विसरण कहलाता है। या जो पद्धति आप जान रहे थे उसके उससे उसी को और अच्छा करने के लिए आप किसी चीज़ दूसरे जो है विधियों को अपनाना, तो ये सब होती है विसरण प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 126 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए किस ज्ञान का उपयोग आवश्यक होता है? ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित ज्ञान आवश्यक होना अति आवश्यक है। पहली बात तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी होता है। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के लिए तकनीकी ज्ञान होना चाहिए उसके पास। दूसरा, शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तीसरी बात, प्रसार शिक्षण विद्यार्थी विधियों का सही ढंग से प्रयोग करने में कुशलता हासिल हो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता को तो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ग्रामीण जनों के साथ कार्य करने की दक्षता, तो एक प्रकार से ये सब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए ये सब इन सभी ज्ञान का उपयोग होना आवश्यक होता है एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के लिए। अगला क्वेश्चन से आपका 127 नंबर प्रश्न है, संपर्क की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं? तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर संपर्क की निम्न विधियां हैं। पहला, व्यक्तिगत विधि या व्यक्तिगत संपर्क विधि। दूसरा, समूह संपर्क विधि। तीसरा, सामुदायिक या विराट संपर्क। ठीक है, तो ये 3 संपर्क की विधियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 128 नंबर प्रश्न है, संचार में बाधा अथवा व्यवधान करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो विशेषज्ञों ने संचार में उत्पन्न करने वाले कई तत्वों का उल्लेख किया है। इनमें मुख्य निम्नांकित है नहीं, उनमें से जो बढ़िया है या जो मुख्य संचार में बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं उनमें नाम आता है सबसे पहला सांस्कृतिक और भाषाई तत्व जो होते हैं वो। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कुछ बाधाएं आती। तीसरा, संभ्रमणकारी बाधाएं, और एक प्रकार संभ्रमणकारी और अस्पष्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भी संचार में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रहणकर्ताओं की क्षमताओं संबंधित सीमाएं, अगर मान लेते कहीं पर आप कोई भाषण दे रहे हैं या कोई कार्यक्रम बता रहे हो, लोगों को समझ में ना ही आए, लोगों को समझ में ही ना आए, तो वो ग्रहणकर्ताओं की क्षमता नहीं उतनी समझने की, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी बाधा उत्पन्न कर सकती है, व्यवधान उत्पन्न कर सकती है संचार में। दूसरा, एक प्रकार से अप्रस्तुत या अस्पष्ट तरीके से अगर कोई बात आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रही लोगों को, तो वो भी एक प्रकार से या तो टीचर समझा नहीं पाएगा प्रसार कार्यकर्ता, या फिर स्टूडेंट यानी कि जो सुनने वाला प्रसार कार्यकर्ता को, ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा। तो 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सांस्कृतिक या और भाषा यानी कि कोई भाषा ही नहीं जानता उस क्षेत्र का, तो ऐसी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार संचार उत्पन्न करने वाले कई तत्वों का एक प्रकार से जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं, तो एक प्रकार से कई सारे तत्व थे। 129 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं कब पैदा होती हैं? बताइएगा सभी लोग फटाफट से, मनोवैज्ञानिक समस्याएं कब पैदा होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, समझ में आ रहा चीज़ें? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं कब उत्पन्न होती संचार के साधन में, उसमें बाधा उत्पन्न करने में। तो जब भाषा तथ्यों को स्पष्ट करने में अक्षम रहती है, जो भाषा होती है वो जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनको स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो जब लोगों के समूह में संचार के समय व्यक्तिगत भावों की अनुकृति में अक्षमता आ जाती है या संदर्भी में कोई नयापन या आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता है, तब मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो ये भी एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं, प्रसार को आगे कि संचार नहीं होने देती हैं। अगला क्वेश्चन से 130 नंबर प्रश्न है, प्रभावी संचार के 2 उपाय बताइए। पहला उपाय है कि सूचना देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच प्रश्नोत्तरी वाला मित्रतापूर्ण वातावरण रहना चाहिए, जिससे क्या होता है संदेश देने में सफलता मिलती है। तो ये एक प्रकार सबसे पहली बात, जो प्रश्न दे रहा है और जो प्रश्न का उत्तर देने वाला है, तो दोनों के बीच में तारतम्यता बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है प्रभावी संचार को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए या प्रभावी संचार के लिए। दूसरी बात, भौतिक सुविधाओं का प्रबंध संचार कार्यकर्ता को प्रभावशाली बनाता है। तो भौतिक सुविधाएं भी एक प्रकार से प्रबंध संचार कार्य को प्रभावी बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन से 131 नंबर प्रश्न आप देखिएगा,
प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है आपका, संचार कार्यकर्ता से संबंधित कठिनाइयाँ क्या क्या हैं बताइएगा। तो संचार कार्यकर्ता से संबंधित कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहली कठिनाई है अप्रभावी वातावरण होता है। दूसरी बात, संचार करने का अव्यवस्थित ढंग भी है, ये भी एक प्रकार से कठिनाई उत्पन्न है संचार कार्यकर्ता से संबंधित। ठीक है, संचार करने का अव्यवस्थित अगर ढंग होगा तो भी एक प्रकार से कठिनाई उत्पन्न होगी, अप्रभावी वातावरण होगा तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी बात, शुद्ध एवं सही होने का प्रमाण अगर आप नहीं दे पाते तो भी ऐसी स्थिति आती है संचार कार्यकर्ता संबंधित कठिनाइयाँ। तो शुद्ध और सही होने का प्रमाण भी देना पड़ता है, तो ये भी कठिनाई है। चौथी बात है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का स्तर भी एक प्रकार से ध्यान रखना होता है। सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक व्यवस्था, इन सभी को भी एक प्रकार से संचार कार्यकर्ता से संबंधित कठिनाइयों के समक्ष आती हैं। इसके अलावा अनुपयुक्त संकेत और संचार क्रिया के प्रति गलत अवधारणा, तो ये सब संचार कार्यकर्ता से संबंधित कई सारी कठिनाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 132 नंबर प्रश्न है, संदेश के संवहन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती हैं बताइएगा। तो संदेश के संवहन से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है माध्यम का गलत उपयोग, दूसरा है माध्यम का अनुचित चुनाव, तीसरा है जो एक ध्यानांतरण से संबंधित भौतिक बाधाएं, चौथा है समानांतर संचार माध्यमों का अनुचित प्रयोग। तो एक प्रकार से ये क्या है, ये सब संदेश वाहन के क्या है भाई, संदेश वाहन के मतलब संदेश के संवहन से संबंधित समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 133 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि संचार की समस्या कैसे पैदा हो जाती है बताइएगा। संचार की समस्या कैसे पैदा हो जाती है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संचार की प्रत्येक श्रृंखला में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है अभिव्यक्ति की, दूसरी है अनुवादन की और तीसरी है प्रतिविचार की। अभिव्यक्ति मतलब जो व्यक्ति कह रहा है, दूसरी है अनुवादन यानी कि अगर कोई दूसरी भाषा में बोला तो अनुवाद एक प्रकार से ये भी जरूरी होता है। तीसरा प्रतिचार मतलब जिसको बताया हमने या जिसके बारे में बोला तो उसका कुछ उत्तर जरूर आएगा, यानी मैंने आपसे कुछ बोला तो आपका लाइक कमेंट या ये सब आता तो एक प्रकार से प्रति उत्तर है, तो यही होता है प्रतिचार। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या भेजा मतलब अभिव्यक्ति तो हमने कर दी, अब हो सकता है सामने वाले के समझ में ना आए तो अनुवाद, और तीसरी बात तो एक प्रकार से उसके अनुवाद होने के बाद वो समझ जाए बात को आपके और उसके बाद में दोबारा रिफ्लेक्ट करें यानी उत्तर दे। ठीक है, रिप्ले करें। यदि अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं हुई, यदि अनुवाद ठीक से नहीं किया गया जिसके कारण से वांछित प्रतिचार प्राप्त नहीं हो सका तो संचार की समस्या पैदा हो जाती है। तो यही है संचार की समस्या। 134 नंबर क्वेश्चन है, संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो बातचीत करने और बोलने में निम्नांकित स्थितियों के कारण संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण हो जाता है। सबसे पहली बात, शब्दों का मतलब कि निरंतरता का मतलब निम्न स्तर का अगर आप चयन करेंगे, शब्दों का निम्न स्तर का अगर आप चयन करेंगे तो भी एक प्रकार संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण माना जाएगा। दूसरी बात, बोलने का गलत ढंग अगर आपका होगा तो भी एक प्रकार से संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण माना जाता है, मतलब बेकार टाइप का। अगर बोलने का ढंग आपका सही नहीं है, शब्दों का निम्न स्तर है, शब्द आप अच्छे तरीके का शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अपने बोलने में। जैसे मनोज मुंतशिर शुक्ल जी हैं तो बड़े कितने अच्छे तरीके से वाक्पटुता है उनकी, बड़े अच्छे तारतम्यता में बोलते हैं, हिंदी जब बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनने में उनको। तो शब्दों का निम्न स्तर का चयन अगर होगा तो संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण माना जाएगा। बोलने का गलत ढंग होगा तो भी संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण माना जाता है। गलत बिंदुओं पर बल अगर आप देंगे, गलत पॉइंट को एक प्रकार से इंडिकेट करेंगे तो भी दिक्कत है। चौथी बात है, संचार सामग्री का गलत क्रम अगर होगा तो भी संभ्रमकारी प्रस्तुतिकरण होगा। और पांचवा एक प्रकार से ये चीज़ है कि व्यर्थ के वर्णन को शामिल अगर करेंगे आप, कभी ज़्यादा आप समझाने में लग जाएंगे तो वो भी दिक्कत की बात होती है। ठीक है, इतना समझाना चाहिए इतना लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं ही अभी यहीं पर ज़्यादा बोलने लगूंगा, खूब ज़्यादा अपनी तरफ से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा तो बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करेंगे कि जल्दी आगे बढ़, क्या बता रहा है फर्जी में, बहुत बोलता है यार तू। ऐसे कमेंट आते हैं कई बार, 1-2 बच्चे के कमेंट आए थे, मैंने देखा भी था, लेकिन क्या इग्नोर कर देता हूँ। तो चूँकि क्या होता है कि जब इतने भारी संख्या में आप लोग प्रेम करते हैं तो 1-2 तो आ ही जाते हैं इस प्रकार के, जो कि एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि भाई, जैसे बहुत सारे लोगों को समझाने, जब मैं समझाता हूँ तो अच्छा लगता है उनको समझने में, सरल भाषा लगती है समझाने में। लेकिन जब एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई वैसे बस क्वेश्चन आंसर पढ़ते निकल जाए, तो ये कई प्रकार की विचारधाराएं होती, तो ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन समझने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आपके प्यार के नीचे दब जाते कितने भी लोग एक प्रकार से बुरे आए तो ये होता है कि भाई ये आपके एक प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। अगला प्रश्न आपका है 135 नंबर प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ बताइए। दृश्य माने होता है देखना, श्रव्य माने होता है सुनना।
तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न लिखा हुआ है और मेरी वॉइस को यानी आवाज़ को सुन भी पा रहे होंगे। तो ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है, सामग्री है संचार का एक प्रकार से, ठीक है। तो प्रसार कार्य में भी इसका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। देख करके तथा सुन करके जो जानकारियाँ ग्रहण की जाती हैं उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री हम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये क्या दृश्य श्रव्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन से आपका 136 नंबर प्रश्न है, दृश्य सामग्री का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दृश्य सामग्री क्या होती है भाई? तो दृश्य सामग्री माने होता है देखने से लेकर के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दृश्य सामग्री शिक्षा का वह साधन है जो केवल दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है। और प्रत्येक जीवन के विचार मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके विचार और अनुभव का एक बड़ा भाग दृश्य सामग्री का परिणाम है। यदि व्यक्ति नवीन विचारों को ग्रहण करना चाहता है तो दृश्य सामग्री का उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि वास्तविक वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं है तो उनकी स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करके भी गृह विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दृश्य सामग्री कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है थ्री डायमेंशनल विजुअल एड्स यानी कि त्रिविमीय दृश्य सामग्री, और दूसरा होता है द्विविमीय दृश्य सामग्री यानी 2 डायमेंशनल विजुअल एड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से आपका 137 नंबर प्रश्न है, श्रव्य सामग्री का क्या अर्थ है बताएं? तो वह शिक्षण साधन जो केवल कानों के उपयोग में सुनाई देता है, जिसमें आँखों का उपयोग नहीं होता है, श्रव्य सामग्री कहलाता है। जैसे रेडियो जो होता है उसमें आप केवल सुनते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप जैसे छोटा बच्चा होता है वो देख देख करके सारी चीज़ों को आगे बढ़ता है, तो एक प्रकार से वो विजुअल मान सकते हो। या कोई जो नहीं सुनने वाला व्यक्ति होता तो वो देख करके इशारा करके उन चीज़ों को समझ जाता है और जान जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका श्रव्य माने होता है केवल सुन करके, और दृश्य माने होता है देख करके केवल, ठीक है। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न है, प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य है सामान्य लोगों के रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना और उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति तथा आधुनिक वैज्ञानिक खोज एवं तकनीकी ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाना तथा उनकी विचारधारा एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो एक प्रकार से ये होता है प्रसार कार्य के प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य, ओके। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद पुनः प्रारंभ करते हैं क्लास को। लगातार बोलने से एक प्रकार से क्या होता है कि मुंह सूख जाता है, तो अगर चाय पानी नहीं पिएंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर पानी भी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए त्रिबिम दृश्य सामग्री। मैंने बताया था कि 2 टाइप की दृश्य सामग्री होती है, एक तो एक प्रकार से त्रिविमीय और एक होती है द्विविमीय, ठीक है। तो त्रिविमीय को अंग्रेजी में 3 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिविमीय दृश्य सामग्री में कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं? जैसे कि त्रिविमीय दृश्य सामग्री के अंतर्गत वास्तविक वस्तुएं शामिल की जाती हैं, नमूने और मॉडल प्रतिकृतियाँ ये सब सम्मिलित की जाती हैं। और द्विविमीय दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं? 140 नंबर प्रश्न है। तो द्विविमीय दृश्य सामग्री के अंतर्गत जैसे चाक पट हो गया, और फने जो है फ्लैनल बोर्ड हो गया, सूचना पट है, चित्र चार्ट है, ग्राफ है, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, फिल्म स्ट्रिप है, पुस्तकें हैं, चलचित्र है, स्लाइड्स हैं। ये जैसे स्लाइड्स आपके समझ दिख रही है, ये एक प्रकार से 2 डायमेंशनल है। यही अब 3D जिसको आप कहते हैं 2D में दिख रहा है, 2D माने एक प्रकार से जैसा है वैसा दिख रहा है। तीसरा 2D और 3D माने होता है, देखिए 2D का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ही आपको दिखेगी, मोटाई नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन जब ये होता है एक प्रकार से 3D तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होती है देखने में। तो 3 प्रकार से, यानी कि एक प्रकार से जो 3D जिसको आप बोलते हैं 3D में दिखता है। तो 3D में जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं कोई चीज़, 3D चित्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 141 नंबर प्रश्न है, गैर प्रक्षेपित शिक्षण साधन कौन कौन से हैं? तो गैर प्रक्षेपित शिक्षण साधन के अंतर्गत चाक बोर्ड हो गया, इसके अलावा चित्र हो गया जिसके अंतर्गत फोटोग्राफ
तथा हाथ के बने दोनों, मतलब हाथ के बनाए हुए चित्र चाहे फोटोग्राफ यानी कैमरे से खींचेगा फोटो, दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ये सब गैर प्रक्षेपित शिक्षण साधन है। फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, फ्लिप चार्ट, पैनल ग्राफ, ये सब एक प्रकार से गैर प्रक्षेपित शिक्षण साधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 142 नंबर, फ्लिप चार्ट क्या होता है? तो फ्लिप चार्ट जो होता है चित्रों, ड्राइंग चार्टों, मतलब ड्राइंग चार्टों के एक एल्बम के रूप में रहता है और इसके माध्यम से कार्यकर्ता अपनी कहानी को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करता है और एल्बम के रूप में बना करके इसे कैलेंडर के समान भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फ्लिप चार्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है 143 नंबर, फ्लैश कार्ड क्या होता है बताइएगा। तो फ्लैश कार्ड जो होता है या कार्ड्स की पूरी श्रृंखला होती है। कई कार्ड होते हैं जिन्हें दर्शकों के सामने क्रम से प्रस्तुत करके पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है फ्लैश कार्ड के माध्यम से। कार्ड का आकार 50 सेंटीमीटर से लेकर, मतलब 50 सेंटीमीटर गुणे 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी 50 चौड़ाई 70 लंबाई, इस प्रकार से आपका कार्ड होना चाहिए। और कई कार्ड होते, पूरी श्रृंखला होती है और एक एक करके उस कार्ड को प्रस्तुत किया जाता है और पूरी कहानी उसी कार्ड के माध्यम से बयां हो जाती है। तो ये फ्लैश कार्ड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो फ्लैश कार्ड आपकी समझ में आ गई। फ्लैश कार्ड के बारे में आप समझ गए कि भाई फ्लैश कार्ड क्या होता है। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैंने बताया। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, चित्रों को दिखाने से पूर्व उससे संबंधित जानकारी व्याख्या के माध्यम से दे देना चाहिए और कार्डों के क्रम से दिखाना चाहिए उसको। उससे क्या होता है कि इससे कठिनाई नहीं होती है चीज़ों को करने में। ठीक है, एक क्रम से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 144 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है पिक्टोग्राफ क्या है? तो जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे पिक्टो चार्ट कहते हैं। इसमें सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उसको समझाने के लिए अथवा तुलना करने में सरलता रहती है पिक्टोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 145 नंबर प्रश्न है, खद्दर ग्राफ या फ्लेनल ग्राफ क्या है बताएं। तो किसी लकड़ी या गत्ते के बोर्ड पर फ्लानेल या रोएदार कपड़ा लगा रहता है तो उसी को बोलते हैं खद्दर ग्राफ या फ्लेनल ग्राफ। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बड़े ध्यान से आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका होता है खद्दर ग्राफ या जो है फ्लेनल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 146 नंबर प्रश्न है कि संपर्क की विधियां बताइए। संपर्क विधियों की अगर बात की जाए तो संपर्क का उद्देश्य होता है जनता तक पहुंच करके उनमें तादाद में स्थापित करना, यानी उनके बारे में जानना और उनसे संपर्क साधना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, जानना, जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके। उनके विचारों को आप जानें, आप अपने विचारों को उनको बताएं, उनमें नए ज्ञान अपनाने के प्रति उनमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन दें उनको। ये सब उत्पन्न करना खास करके संपर्क विधियों के अंतर्गत है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनका जीवन सुखी होगा। भिन्न आधारों पर मुख्यतः 3 प्रकार के संपर्क होते हैं। पहला व्यक्तिगत संपर्क, किसी व्यक्ति से जाकर के आप मिले उसको बता दें। दूसरा सामूहिक संपर्क, यानी कि एक समूह को बता दें पूरा, ताकि पूरा समूह ही जान जाए। तीसरा सामुदायिक या विराट संपर्क, जिसमें बहुत सारे लोग हों। ठीक है, पूरे के पूरे समुदाय को एक प्रकार से उनको एक प्रकार से टारगेट करके आप उनसे संपर्क साधें डायरेक्ट। तो एक प्रकार से ये हो गया 146। अगला प्रश्न आपका 147 नंबर प्रश्न है, स्वैच्छिक या स्थानीय नेतृत्व क्या है? स्वैच्छिक या स्थानीय नेतृत्व का मतलब होता है यह विधि किसी समुदाय में मौजूद नेता अनुयायी पद्धति के उपयोग पर आधारित होती है। स्थानीय नेतृत्व का उपयोग अधिकाधिक कृषकों तक संपर्क करने हेतु किया जाता है। इस विधि में स्थानीय क्रियाशील और स्वैच्छिक नेतृत्व की पहचान, विकास और सदुपयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से ये होता है नेतृत्व, यानी स्थानीय नेतृत्व में जैसे कि कोई प्रसार आपको आगे करना है, बढ़ाना है, तो उस गांव के मुखिया को ढूंढ लीजिए और उसको एक प्रकार से अगर शिक्षित कर दिया कि भाई तुम ऐसे सबको समझा दो, तो सभी लोग मुखिया का बात ज़्यादा मानेंगे। और कोई बाहर से व्यक्ति आकर के समझाएगा गांव में तो सोटा लेके निकलते हैं गांव वाले, कि मामा तुम हो समझावे आए हो, इस प्रकार से बोलेंगे तो वह तुरंत प्रसार कार्यकर्ता वगैरह सब भगने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि भाई लोग जागरूक तभी होंगे जब उनका अपना कोई उनसे कहेगा कि भाई ये चीज़ करोगे तो अच्छा होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया है और इस मिशन के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रमों से परंपरागत मूल्यों, संस्कृति व पुरानी विरासत को सजीव बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता
मिशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में एक प्रकार से प्रारंभ हुआ और उससे पहले भी था। अगला क्वेश्चन आपका है, कई सारी शिक्षा नीति आई है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य बताएं। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ों को दी जाने वाली संपूर्ण औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा शामिल होती है और इनमें वे सभी अधिगम अनुभव आ जाते हैं जो प्रौढ़ों को दिए जाते हैं। अधिगम माने होता है सीखना, अनुभव माने होता है फीलिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बड़े लोग हो गए हैं, तो औपचारिक शिक्षा भी प्रौढ़ की होती है और अनौपचारिक शिक्षा भी होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से लास्ट प्रश्न है 150 नंबर। श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ क्या हैं अथवा श्रव्य सामग्री या दृश्य सामग्री किसे कहते हैं? तो ये सुनी तथा देखी जाने वाली सहायक सामग्रियाँ हैं अथवा साधन है जो प्रसार तकनीकी में सहायक होकर के संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की चीज़ों के बारे में आज हमने समझा और हमने प्रसार शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रसार शिक्षा को समझा, संचार के बारे में जाना, सामूहिक प्रसार के बारे में जाना, सामूहिक प्रसार, सामुदायिक प्रसार, व्यक्तिगत प्रसार, सभी प्रकार के प्रसार को हमने समझा। बहुत अच्छे तरीके से हमने लगभग 2 वीडियो के माध्यम से लगभग 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों वीडियोज़ को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपको एक प्रकार से अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और आपको एक प्रकार से अच्छा लगेगा जब आप एक ही वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार की जो है चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके पाठ्यक्रम के उसको जान पाते हैं, बड़ा अच्छा लगता होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।